Hey guys, this is Sachin Madhesia and welcome back to my channel The Technical Sachin. Guys, आज हम फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज के थर्ड वीडियो को आउट करने जा रहे हैं. देन गो एंड एंजॉय द फिजिक्स विद अभिषेक मिश्र. जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हमारी वीडियो का जो टाइटल है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ कमियाँ थी जो पता चला. आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके दो पोस्टुलेट्स आए थे. तो उसके वजह से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो फॉलो नहीं करता था उसको. तो अब उसको फॉलो करने के लिए हम लोग को नया ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था. तो फिर आया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको साइंटिस्ट कौन थे नाम से ही पता चल गया होगा, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने डिस्कवर किया था. तो ये बस स्पेशली है क्या कि जो अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो फिर उसमें क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या चीज़ मतलब सर्कमस्टांसेस हो गए जिसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो नहीं कर रहा था उसको ये फॉलो कर रहा है. और इस डेरिवेशन को मतलब इजी बनाने के लिए 4 स्टेप में तोड़ रखा है. पहला डिस्टेंस निकालना, दूसरा वेव फ्रंट निकालना, फिर सब्ट्रैक्ट, सब्स्टिट्यूट एंड कंपेयर. ये 4 स्टेप है. 4 स्टेप अगर आप ये इसको रिमाइंड कर लेंगे तो फिर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कभी दिक्कत नहीं होगी. ये बस 4 स्टेप आपको माइंड में रखना है. उसके बाद से जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ कंपेयर करना है, क्या डिस्टेंस है, क्या वेव फ्रंट है, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा. तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए आते हैं इस पॉइंट पे. ये ऑब्वियस सी बात है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ये एस फ्रेम, एस डैश फ्रेम, ये मूव किया कुछ वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से मूव किया. तो कुछ हाँ मान लीजिए कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट तक की. इस पे कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स होगा. फिर अगर इस कोऑर्डिनेट से देखें, यहाँ से देखें तो वाई होगा. तो सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट को अगर मान लीजिए हम लोग पी मान लेते हैं तो इस रिस्पेक्ट में ओ एस फ्रेम में जो ओ ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, मतलब डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स, वाई, जेड और टाइम का टी. और फिर अगर ओ डैश के रिस्पेक्ट में माने हम लोग तो ओ डैश के रिस्पेक्ट में मानेंगे तो क्या होगा, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश. ठीक है, ये हो गया यहाँ तक के. फिर अब क्या करना था, अब यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालें, ओ से पी तक की, ओ से पी तक की डिस्टेंस को मान लिया हमने आर है. ठीक है, मान लिया आर है, यहाँ तक को मान लिया आर डैश है, आर डैश है. तो अगर स्पीड ऑफ लाइट से अगर ये मूव कर रहा है, मतलब अगर ये देखेगा तो यहाँ से लाइट ही तो आएगी. लाइट की रे अगर आँख पे पड़ेगी तभी तो ये देख पाएगा. तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, सी, और टाइम कितना है यहाँ पे, टी है. तो डिस्टेंस क्या हो गया, सी टी हो गया. सिमिलरली यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट तो सेम है, स्पीड ऑफ लाइट तो इस फ्रेम में भी सेम है ना, क्योंकि आइंस्टीन का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. तो फिर सी, और यहाँ टाइम क्या है, टी डैश. इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं R इज इक्वल टू सी टी और R डैश इज इक्वल टू सी टी. इसको 1, इसको 2 मान लिया. ये आपका पहला स्टेप हो गया, डिस्टेंस यहाँ तक था, डायग्राम से लेके इतना लिख लिए, पहला स्टेप खत्म. अब पहला खत्म. अब क्या करना है, हम लोग को वेव फ्रंट निकालना है. तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है, उससे कुछ ऐसे एक सेंटर होता है और फिर उससे ऐसे ऐसे वेव फ्रंट्स निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे कुछ निकले रहते हैं. ये हाँ, तो ये पॉइंट सोर्स है और यहाँ से वेव फ्रंट्स निकले हुए हैं. ठीक है, तो अगर मान लो ये अगर इसको एज अ पॉइंट माने, हम लोग पी पॉइंट को एज अ पॉइंट माने, तो इससे वेव फ्रंट कैसे निकले होंगे, स्फेरिकल. क्योंकि ये एस और एस डैश फ्रेम ये तो हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, लेकिन ये होंगे तो बड़े ही. तो यहाँ पे एक पी एक पॉइंट की तरह है, एक पॉइंट की तरह है. तो यहाँ से वेव फ्रंट निकलेंगे कुछ ऐसे 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 वेव फ्रंट निकलेंगे. वेव फ्रंट निकलेंगे तो फिर कुछ डिस्टेंस होगी. ठीक है, अब मान लो ये पॉइंट है, इससे ऐसे ऐसे वेव फ्रंट्स निकले हुए हैं. तो मान लो ये वाला एस डैश फ्रेम है, ये एस फ्रेम है,
ठीक है। तो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी r होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, सॉरी ये r डैश होगी अंदर वाली, ये r होगी, ठीक है। तो अब इसको अगर मेज़र करना हो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की x y z के टर्म्स में, तो क्या करेंगे कि r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली r डैश के लिए करेंगे, r डैश के लिए किया तो क्या हो गया एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका, छोड़िए इसको बात, इसको क्या करते हैं आगे और क्या लिख सकते हैं हम इसको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन 3, ठीक है। इसको क्या कर लिया आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। इसको मैं थोड़ा बहुत इरेज कर देता हूँ। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। तो अब यहाँ पे आपका वेव फ्रंट जो निकालना था, वेव फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया और यहाँ पे स्टेप 2 आपका खत्म हो गया। अब करना क्या है, बस सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किस में से किसको करना है, 4 में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 माइनस 3 कर दिया तो क्या आएगा, आर डैश माइनस आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, आर डैश स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी आर, फिर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर हो गया। क्योंकि यहाँ मोशन बस y डायरेक्शन में हो रहा है, सॉरी x डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो y और z के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। मतलब कि जो x फ्रेम में y होगा वही y z फ्रेम में भी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि y डैश इज इक्वल टू y होगा और z डैश इज इक्वल टू z होगा। y डैश इज इक्वल टू y और z डैश इज इक्वल टू z। तो अगर हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, आर डैश स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, यहाँ पे डैश वाले जो टर्म्स हैं वो यहाँ पहले लिखने थे क्योंकि हम लोग 4 में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है हो गया। तो एक्स डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है कि जो डैश वाले जो टर्म्स है, एस डैश फ्रेम के जो भी टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लेना है इक्वल टू के, और एस फ्रेम वाले जो भी टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लेना है। तो आर डैश ये है, यहाँ क्या है एक्स डैश है, तो इसको इधर कर लो आर डैश स्क्वायर माइनस एक्स डैश स्क्वायर। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है इसकी फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा, आर डैश, यहाँ पे मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ पे मैंने एक टर्म उल्टा लिख दिया था। क्या किया था कि आर डैश को मुझे इधर भेजना था और एक्स डैश को मुझे इधर भेजना था। तो क्या किया मैंने, एक्स डैश स्क्वायर माइनस आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये ठीक है, ये अब इक्वेशन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 1 और 2 से वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, नाम 5 दे देते हैं। इस 5th इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या होगा, एक्स डैश की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, आर डैश की जो वैल्यू है वो क्या है सी टी डैश, तो सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर नेक्स्ट जाए तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर जो आर स्क्वायर की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये आपका प्रोसेस क्या हो गया,
इतना हो गया और ये आपका स्टेप थर्ड क्लियर हो गया। स्टेप थर्ड कहानी ख़त्म। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट और कंपेयर में करना है। एक बस एक आखिरी स्टेप बचा है और वही आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का एंड होगा। तो ये इक्वेशन समझ में आ गया। अगर मान लो हमने क्या लिया, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम लोग ने 2 फ्रेम लिया तो हम लोग को 2 इक्वेशन मिल रहे हैं। अगर मान लो हम लोग 4 फ्रेम ले लेते तो क्या होता कि मान लो अभी तो हमने एक्स डैश ही लिया, तो मान लो यहाँ पे एक्स डबल डैश माइनस सी स्क्वायर और टी डबल डैश स्क्वायर ऐसा आ जाता। ऐसे ऐसे सो ऑन, एक्स ट्रिपल डैश, एक्स 4 टाइम्स डैश, जो भी जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले ले उसके लिए हो जाता। इससे हम लोग को पता क्या चल रहा है कि जो ये एक्स की वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये किसके प्रोपोर्शनल है कि मेजरमेंट जो एक्स डैश की वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में जो भी वैल्यूज मेजर हो रही हैं उसके प्रोपोर्शनल है। तो क्या करना है इसके बाद से हम लोग को जो पहले एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब यहाँ से देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का हमने इक्वेशन एक मिला था ना, x माइनस वी टी। तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो c है, यहाँ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो v है। तो मतलब कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर उसकी थोड़ी कम वेलोसिटी की बात करेंगे, अगर वेलोसिटी कम कर दें, c से कम कर दें, कुछ v वेलोसिटी ले लें बहुत कम, तो वो क्या बन जाएगा? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हटाते हैं और यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि एक्स डैश जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्स माइनस वी टी के। वी टी क्या, जो यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाली वैल्यू थी, हम लोगों ने नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट को रिप्लेस कर दिया है सी को रिप्लेस कर दिया है वी से, तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर प्रोपोर्शनल, सबको पता है भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, के लगाते हैं कोई प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी, एक्स माइनस वी टी हो गया। फिर ये हो गया, लेकिन सिमिलरली अगर ये x भी अगर ये वैरी कर रहा है तो क्या होगा, t भी वैरी करेगा। t भी वैरी करेगा तो t के लिए भी कुछ इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो t डैश क्या होगा, यहाँ ये v एक कांस्टेंट था, माइनस जो t की वैल्यू होगी वो किससे होगी, t माइनस बी एक्स। बी एक कांस्टेंट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे भी सिमिलरली अगर कांस्टेंट वैल्यू को हटाना हो तो क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना हो तो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कांस्टेंट a मान लिया तो ठीक है, t माइनस बी एक्स। तो यहाँ हमने कितने कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट किए, एक ये k, a और b। तो अभी b को हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जो a और k है, a एंड k जो है आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हैं। तो ये इक्वेशन हम लोग को क्या मिल गया, मान लो कहाँ तक थे हम लोग, 5वीं तक इक्वेशन बनाया था। इसको मान लिया हम लोगों ने 6 इक्वेशन। तो ये जो 7th और 8th इक्वेशन बनी है, 7th और ये 8 इक्वेशन दिख रही होगी, बहुत बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। अब क्या करना है, जो 7th और 8th की वैल्यू है ला के हम लोग को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो मतलब हम लोग क्या अपने फाइनल स्टेप पे पहुंच गए हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं हम। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू है एक्स डैश की वैल्यू यहाँ रख दिया और टी डैश की वैल्यू यहाँ रख दिया, तो फिर कैसे होगा, आइए देखते हैं। चलो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, 6 में 7th और 8th की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आ जाते हैं x माइनस
सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये तो नॉर्मल सेम है। एक्स डैश की वैल्यू क्या थी, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स माइनस वी टी थी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो t की वैल्यू थी वो क्या थी, यहाँ पे तो t, यहाँ सॉरी माइनस साइन होगा ना, यहाँ पे माइनस साइन था और c स्क्वायर था, और t स्क्वायर की वैल्यू यहाँ ना सब्स्टिट्यूट करके मैं यहाँ कर रहा हूँ a t माइनस बी एक्स, ये इसका होल स्क्वायर होगा क्योंकि t डैश का भी तो होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ये हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मल जब सीधे, पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा ना, इसको स्क्वायर का टर्म है, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये वाला है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या आंसर आता है। यहाँ पे एक टर्म छूट गया था, क्या, ये स्क्वायर करना हम लोग भूल गए थे क्योंकि यहाँ पे एक्स डैश स्क्वायर है ना, तो हमने एक्स डैश की वैल्यू ऐसे रख दी थी। अब इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ऐसे ही हो गया। सीधे ए प्लस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ लिया तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो 2xvt, ये हो गया एक। अब c हो गया माइनस सी, ए स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो a और c स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं, और फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, टी स्क्वायर का एक्सपेंशन करते हैं, टी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस कर देते हैं बी एक्स स्क्वायर माइनस 2t बी एक्स, ये t है, ठीक है। अब ये नॉर्मल सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब सीधे सीधे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के वी टी का होल स्क्वायर माइनस 2xvt है तो के स्क्वायर 2xvt, फिर ये हो गया। सीधे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ खास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, ये बड़े आराम से आप कर लेंगे जब आप करने बैठेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस साइन भी है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर ये माइनस साइन यहाँ आएगा तो माइनस होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से वो आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस के बाद 2a स्क्वायर सी स्क्वायर टी बी एक्स, ठीक है, ये आपको होता है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, बस एंडिंग मतलब पहुँच गए हम लोग अपने जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट है, यहाँ से यहाँ तक कंपेयर करना है। लेकिन हम लोग को पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, सी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। तो अब हम लोग को इस हिसाब से यहाँ पे भी टर्म्स लानी है, मतलब कि टर्म्स लाएंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे LHS और RHS की वैल्यूज़ को। तो चलिए यहाँ पे अब आके सीधे हम लोग कंपेयर करते हैं। ये मैंने वैल्यू राइट डाउन कर ली है क्योंकि मैं अभी कॉमन लेने जाता थोड़ा टाइम लग जाता। तो बस मैंने किया क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है, एक्स स्क्वायर इस टर्म में है और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इस टर्म में है और इस टर्म में है, ये हाँ इस टर्म में है। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर है ये, या फिर नहीं स्क्वायर नहीं है, सॉरी बस यहाँ पे 2 टर्म में है, तो मैंने यहाँ कॉमन लेके सारा लिख दिया है। अब सीधे मैं कंपैरिजन पे आ जाता हूँ। कंपैरिजन में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज करने के बाद से कंपैरिजन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1, ठीक है। यहाँ पे जो के और ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू ए के बराबर होगी।
ठीक है। के इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे बस मैंने इसलिए लिया था ताकि वो आपको बेटर समझ में आए, एक साथ घौच पौच ना हो जाए ज़्यादा। तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ठीक है के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। के स्क्वायर सेम रहेगा, ये के स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, या फिर एक काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं यहीं से सीधे। इक्वेशन नंबर कहाँ पे थे हम लोग, चलो जो भी हो इक्वेशन नंबर जो भी हो, मान लो क्या ही इक्वेशन 8 तक बनाया था, इसके बाद ये 9वां हो गया, या फिर छोड़ो इसको मान लेते हैं हम लोग 9 ही मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 9, फिर यहाँ से सी स्क्वायर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, और यहाँ से यहाँ सी स्क्वायर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सिमिलर इसको इक्वेशन 10 मान लो। फिर यहाँ पे ऐसा कोई टर्म तो है नहीं, तो इस टर्म की वैल्यू पूरी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो 2xt के स्क्वायर वी माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, ये क्या है 0 होगा। ये इक्वेशन क्या हो गई 11। तो अब बस हम लोग इसमें सबसे पहले कौन सा इक्वेशन लें, पहले तो ये के इज इक्वल टू ए होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 10 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 10 यहाँ ए और के दोनों है, तो एक के स्क्वायर को बाहर ले लिया, इसको मान लो ये दोनों इक्वल हैं तो इसको 1 ही मान लो। 1 के स्क्वायर यहाँ से बाहर चला गया तो बचा क्या, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब आपको साफ सीधे दिख रहा होगा, यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले के स्क्वायर की वैल्यू निकाल 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई, ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये क्या होगा, अंडर रूट में चला जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो गया आपका के की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 13 को उठाते हैं। पहले तो जो के की वैल्यू होगी वही ए की वैल्यू होगी, मतलब क्या कि ए की वैल्यू ही होगी। अब सीधे हम लोग इक्वेशन नंबर 13 उठाते हैं, इसको इरेज करते हैं, आधा दूर इरेज करके इक्वेशन नंबर 13 उठाते हैं। इक्वेशन नंबर 13 में क्या होगा कि पहली बात ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर चला जाएगा डिवीजन में तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो बचा क्या, के स्क्वायर वी माइनस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर क्या है, कहाँ गया, ए स्क्वायर बी, क्या हो गया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए और के कॉमन है, मान लो कॉमन ले लिया के स्क्वायर, तो क्या हो गया v माइनस बी सी स्क्वायर हो गया 0, बी सी स्क्वायर। अब ये फिर इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, v माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉरी। तो यहाँ से हम लोग को b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर भेज देते हैं हम, b इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी। तो यहाँ से क्या आ गया, b की वैल्यू क्या होगी, b बाई सी स्क्वायर, ये आ गई क्या, b की वैल्यू। बस हम लोग को यही इक्वेशन तो निकालना ही था, यही वैल्यू तो निकालनी ही थी। फिर हम लोग को मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना था, जो हम लोग को मेन इक्वेशन आया था। और मेन इक्वेशन क्या आया था, यही तो था मेन इक्वेशन, के और टी के टर्म्स में।
जो इक्वेशन नंबर 7 और 8 था वही हम लोग का मेन इक्वेशन था। अब ये पुट कर देंगे उसमें वैल्यू, अगर पुट किया तो क्या होगा, जो मेन इक्वेशंस थे वो आ जाएंगे। इसको इरेज करते हैं और जो मेन इक्वेशन है मेन इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या होगा, एक्स डैश इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या थी, के की इरेज हो गई, चलिए कोई बात नहीं, के इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये थी के की वैल्यू। तो वहाँ की मल्टीप्लिकेशन में है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये लिख दिया। इसके साथ फिर और क्या है, x माइनस वी टी है, x माइनस वी टी हो गया। फिर तो इसको और सिंप्लीफाई में ऐसे कैसे लिखते हैं, ये रहा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो गया। फिर सिमिलरली टी डैश की वैल्यू a थी, a जो है वो k के ही बराबर है, तो क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में क्या था t माइनस बी एक्स, तो b भी तो एक कांस्टेंट हम लोग मानी थे, उसको कुछ उसकी कुछ वैल्यू सपोज नहीं किए थे, b की वैल्यू आई है क्या v बाई सी स्क्वायर, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो t डैश की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन इसको 1 अपॉन मत लिखो, ये t माइनस टी माइनस बी एक्स की वैल्यू क्या है, बी एक्स की वैल्यू वी बाई सी स्क्वायर, वी बाई सी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे क्या है x मल्टीप्लिकेशन में है, x हो गया, ये हो गया, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये हम लोग का जो इक्वेशन है, ये एक्स डैश इज इक्वल टू, ये दोनों जो इक्वेशन है यही हमारे क्या लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इन्हीं को डिराइव करना था। ये इक्वेशन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे आगे टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वाले जो कॉन्सेप्ट आते हैं, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट इससे आता है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इस इक्वेशन से पूछा जाता है। तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आप बड़े आसानी से कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।